हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिन्नू साइंस वर्ल्ड में। उम्मीद करता हूँ आप सब घर में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और अपनों का ख्याल रखते होंगे। आज की क्लास में हम बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। बड़ी आंत के बाद में यकृत के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और अब तक हमने पाचन तंत्र के अंदर छोटी आंत तक सभी प्रकार के अंग पाए जाने वालों के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी है। अगर आपको लगता है किसी भी पार्ट की सर आपकी जानकारी नहीं प्राप्त हुई है तो कमेंट बॉक्स में हमको लिख कर दीजिए, आपको इसकी पूर्णतः जानकारी देंगे। कुछ कमेंट्स में ये भी आया है कि सर आप थोड़ा सा पहले बोल करके ऐसा कुछ करिए, तो मैंने कहा ठीक है। किसी ने बोला सर आवाज के साथ में कुछ कर्कश कर आवाज आती है, उसको भी साफ कीजिए। मैं उसको भी प्रयास हूँ। आपका काम मैं करता रहूंगा, आपके लिए ही तो है। आज हम पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत हमारे शरीर का क्या काम करती है, बड़ी आंत का क्या कार्य है हमारे शरीर में, इसके बारे में बताऊंगा। बड़ी आंत इसकी लंबाई छोटी आंत से बहुत कम होती है। छोटी आंत की लंबाई बहुत ज्यादा होती है। मैंने आपको कल भी बताया था 6.7 मीटर, यानी कि 7 मीटर ऑलमोस्ट, ठीक है। और इसका व्यास, किसका? बड़ी आंत का व्यास। बड़ी आंत का व्यास छोटी आंत से क्या होता है, छोटी आंत से अधिक होता है। मैंने आपको कल पिक्चर के हिसाब से इसमें बनाकर दिखाया था कि बड़ी आंत का व्यास छोटी आंत से ज्यादा होता है। इस कारण इसका नाम क्या दे दिया? बड़ी आंत। और फिर देखिए इसके 3 पार्ट है, CCR। सी मतलब सिकम, सी मतलब कॉलम और आर मतलब रेक्टम, ठीक है। अब इसमें कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है। बड़ी आंत में किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ अवशोषण होता है। और अवशोषण सर्वाधिक क्या होता है? भोजन के अंदर पाया जाने वाला सबसे लास्ट भाग है पाचन करने के लिए। तो ये क्या करता है, उस भोजन में पाया जाने वाला सारा का सारा पानी में जल पाया जाता है, वो पूरा का पूरा अवशोषण कौन करता है? बड़ी आंत करती है। आगे बढ़ते हैं मलाशय के बारे में। रेक्टम इंग्लिश में बोलते हैं। भोजन को पूर्ण पाचन होने के बाद में वो मल के रूप ग्रहण कर लेता है, और मल का ग्रहण रूप करने के बाद में किसमें पाया जाता है? मलाशय में वो इकट्ठा हो जाता है। और एक विशेषता है, मलय के अंदर एक विशेष गंध पाई जाती है। मल के अंदर, मलाशय के अंदर जो मल होता है उसकी विशेष गंध होती है। वो किस कारण होती है? एंडोल की वजह से। एंडोल की वजह से उसमें गंध पाई जाती है, ठीक है। चलिए आप इसे उतारिए। बड़ी आंत के बारे में बता दिया। अब थोड़ा आगे चलते हैं अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स होता क्या है एक्चुअल में? यह बड़ी आंत के प्रारंभ में पाया जाता है, जहां से बड़ी आंत, छोटी आंत के बाद में जहां से बड़ी आंत स्टार्ट होती है वहीं पर अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स एक प्रकार का अवशेषीय अंग है जिसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है, लेकिन यह अवशेषीय अंग है। खरगोश के अपेंडिक्स में इकोली नामक का एक सूक्ष्म जीव होता है। जो खरगोश के अपेंडिक्स में इकोली नामक का सूक्ष्म जीव होता है जो सेलुलोज का पाचन करता है। हरी घास के अंदर सर्वाधिक सेलुलोज पाया जाता है और खरगोश ज्यादातर हरी घास ही खाता है। आपने सुना होगा कि ज्यादातर खरगोश अपनी ही पोटी खाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सबसे सर्वाधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। घास खाने वाले सभी प्राणी घास खाने वाले सभी प्राणी सेलुलोज का पाचन घास खाने वाले सभी प्राणियों में होता है। और जो भी प्राणी घास खाता है उसके अंदर अपेंडिक्स पाया जाता है। मनुष्य के अंदर ये अवशेषीय अंग है, इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है। और आपने सुना होगा कि महाराणा प्रताप ने कई महीनों तक घास की रोटी खाई, फिर भी उनकी मृत्यु क्यों नहीं हुई, या फिर उनके कुछ साइड इफेक्ट्स क्यों नहीं हुए भाई? क्योंकि घास के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है सेलुलोज, और इसका पाचन तो उस अपेंडिक्स ने कर दिया। इस कारण महाराणा प्रताप को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई है। अपेंडिक्स एक्चुअली है क्या?
कुछ लोगों की बीमारी होती है अपेंडिक्स, आंतों में सूजन आ जाती है, उस कारण उसको क्या बोल देते हैं, अपेंडिक्स हो गया। और अपेंडिक्स एक तरफ से खुला रहता है, कोई विशेष कार्य नहीं होता है, ठीक है। और अब अपेंडिक्स अपन के ज्यादा काम नहीं करता है, इस कारण वो दर्द होने लगता है, जिस कारण डॉक्टर इसे निकाल देते हैं कि अपेंडिक्स की नाड़ डॉक्टर ने निकाल दी। अब निकाली क्यों? क्योंकि उसका तो कोई कार्य ही नहीं है, उसका कार्य होता है हरी घास के अंदर पाया जाने वाला सेलुलोज का पाचन करना। और हमारे भोजन में सेलुलोज की मात्रा बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम, न के बराबर होती है, इसलिए, ठीक है। और फिर हम यकृत के बारे में पढ़ेंगे। यकृत इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति यकृत को ही लीवर बोलते हैं। और इसे सामान्यतः भाषा में वो भी प्राणी घास खाता है, उसके अंदर अपेंडिक्स पाया जाता है। मनुष्य के अंदर ये अवशेष होंगे, इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है। और आपने सुना होगा कि महाराणा प्रताप ने कई महीनों तक घास की रोटी खाई, फिर भी उनकी मृत्यु क्यों नहीं हुई, या फिर उनके कुछ साइड इफेक्ट्स क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए भाई? क्योंकि घास के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है सेलुलोज, और इसका पाचन तो उस अपेंडिक्स ने कर दिया। इस कारण महाराणा प्रताप को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई है। अपेंडिक्स एक्चुअली है क्या? कुछ लोगों की बीमारी होती है अपेंडिक्स, आंतों में सूजन आ जाती है, उस कारण उसको क्या बोल देते हैं, अपेंडिक्स हो गया। और अपेंडिक्स एक तरफ से खुला रहता है, कोई विशेष कार्य नहीं होता है, ठीक है। और अब अपेंडिक्स अपन के ज्यादा काम नहीं करता है, इस कारण वो दर्द होने लगता है, जिस कारण डॉक्टर इसे निकाल देते हैं कि अपेंडिक्स की नाड़ डॉक्टर ने निकाल दी। अब निकाली क्यों? क्योंकि उसका तो कोई कार्य ही नहीं है, उसका कार्य होता है हरी घास के अंदर पाया जाने वाला सेलुलोज का पाचन करना। और हमारे भोजन में सेलुलोज की मात्रा बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम, न के बराबर होती है, इसलिए, ठीक है। और फिर हम यकृत के बारे में पढ़ेंगे। यकृत इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति यकृत को ही लीवर बोलते हैं, और इसे सामान्यतः भाषा में गुर्दे कहते हैं। यकृत क्या होता है? इसे सामान्यतः भाषा में कलेजा कहते हैं, वैज्ञानिक नाम हेपेटो है। कल एक कमेंट वीडियो के अंदर आया था, ये कमेंट आया था, सर यकृत और हेपेटो के अंदर क्या अंतर है? तो मैंने बताया, हेपेटो मैं बताया नहीं है, अब बता रहा हूं कि हेपेटो उसका वैज्ञानिक नाम है, किसका? लीवर का, जिसे आप यकृत बोलते हैं। इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी। और आपने सुना होगा किसी को हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सभी प्रकार के रोग हेपेटो से जुड़े रहते हैं, जिसे यकृत के अंदर आने वाली बीमारियां होती हैं। यकृत में कपूर नहीं है, कफूर नाम की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे हेपेटोसाइट्स कहते हैं। स्थिति कहां होती है? डायाफ्राम के नीचे और उदर ग्रह के बाईं तरफ होती है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे, सर आपने डायाफ्राम के बारे में नहीं बताया। मैं डायाफ्राम के अंदर श्वसन तंत्र के अंदर बताऊंगा। श्वसन तंत्र के अंदर डायाफ्राम पाया जाता है, उसके नीचे क्या पाया जाता है? यकृत। यहां तक उतारिए, इसके आगे बढ़ाते हैं। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह ग्रंथि बहिस्त्राव ग्रंथि है। बहिस्त्राव ग्रंथि क्यों कहा गया? क्योंकि इस शरीर के अंदर यकृत अपना सारा स्त्रावण बाहर की ओर करता है। कुछ ग्रंथियां, जैसे कि मैंने आपको लाल ग्रंथि के अंदर बताया था, लाल ग्रंथि अपना स्त्रावण कहां करती है? अंदर की तरफ। और ये बहिस्त्राव ग्रंथि है जो अपना स्त्रावण कहां करती है? बाहर की तरफ। यकृत अन्नदिन चक्र द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। शरीर के अंदर, भोजन के अंदर जितने भी प्रकार पाए जाने वाला अमोनिया है, उसको यूरिया में बदल देता है कौन? यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। यकृत शरीर की प्रयोगशाला कहलाती है। प्रयोगशाला क्यों कहलाती है? क्योंकि शरीर के अंदर आने वाले सभी प्रकार के लिक्विड फॉर्म, यानी कि द्रव रूप में आए गए सारे पदार्थ का कार्य कौन करता है? यकृत करता है। उसके अंदर जितने प्रकार का अवशोषण, जितने प्रकार का
जो भी हमारे शरीर के लिए लाभदायक जितने प्रकार के इसके अंदर प्रोटीन वगैरह जो भी होते हैं उसका यकृत हमारे शरीर का प्रयोगशाला हमारे शरीर की प्रयोगशाला कहलाती है। प्रयोगशाला क्यों कहलाती है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर आने वाले सभी प्रकार के लिक्विड यानी कि द्रव उनका पाचन करता है और उनके अंदर विशेष प्रकार के पाए जाने वाले गुणों को ये पाचन कर लेता है, इसलिए इसको प्रयोगशाला कहा गया है। यकृत क्या करता है? विषैले पदार्थ होते हैं उनकी विषय क्षमताओं को कम करता है। कुछ पेय पदार्थ या भोजन के अंदर पाए जाने वाली सभी प्रकार की विषैली सामग्री है, उस विषैली सामग्री के अंदर सारे प्रकार के विषैल गुणों को नष्ट कर देता है। कौन? यकृत। इसीलिए इसे शरीर का भोला कहा गया है। यकृत में सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। कोई भी इस शरीर के अंदर यकृत के अंदर पाए जाने वाला कोई भी अंग, यकृत के अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं, उनके वापस पुनरुद्भवन करने की प्रक्रिया भी कौन करता है? यकृत। ठीक है, आज तक हमने यकृत के बारे में पढ़ा है। अब यकृत के जो भी कार्य होते हैं वो अगली वीडियो में बताऊंगा मैं। तब तक आप इसे उतारिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा और सब में शेयर कीजिए। आखिर मानव पाचन तंत्र के अंदर क्या क्या होता है। आपने अगर हरी घास खा ली है, हरी घास का कुछ पार्ट खा लिया है, तो कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि घास के अंदर पाया जाने वाला सेलुलोज होता है, उसका पाचन अपेंडिक्स कर देगा। ठीक है, चलिए, अगर हमारे चैनल सीनू साइंस वर्ल्ड को पसंद आया है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आपको साइंस के अंदर आने वाली सारी जानकारी मैं आपको प्राप्त कराता रहूंगा। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। इससे आगे मैं इसके अंदर छोटे छोटे क्लिप्स डालता रहूंगा जिसमें घरेलू नुस्खे बताऊंगा। ठीक है, इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम साइंस वर्ल्ड लिखा है। ठीक है, चलिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।